हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज हमारी 5वीं क्लास है और हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के लिए सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए दोस्त देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। लेकिन इसके पहले दोस्त एक मेरी बात ध्यान दीजिए कि आपके संपर्क में जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्त देखते हैं कि क्या है हमारी आज के प्रश्न क्या हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि मतलब जो कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य है कि जो बालक हैं उनके अंदर जो अलग अलग तरह के गुण हैं, ठीक है, उनसे हमारा तात्पर्य है उनसे निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना है। देखिए दोस्त, आपको हमेशा ध्यान देना है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें क्या करना है, सम्मान करना है। एक शिक्षक के रूप में आपको हमेशा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना है, ठीक है। तो आइए, पहला विकल्प कह रहा है कि शिक्षण और आकलन मतलब लर्निंग एंड असेसमेंट के समान और मानक तरीके हों। मतलब ये कह रहा है कि अगर व्यक्तिगत भिन्नताएं हों क्लास में तो हमें क्या तरीका अपना लेना चाहिए कि जो हमारा लर्निंग है, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसको, और जो हमारा असेसमेंट है उसको समान कर देना चाहिए, मतलब सबके लिए एक समान हो जाए। देखिए दोस्त, एक गलत है, ठीक है। जब हमारे क्लास में ऐसे बच्चे हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को दर्शाते हैं, ठीक है, तो इससे जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि उनके अंदर सीखने की भी जो स्टाइल होगी, जो तरीके होंगे वो भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो उसके लिए हमारे शिक्षण पद्धति में जो शिक्षण है हमको नए नए तरीके अपनाने हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके अपनाने। एक ही टीचिंग मेथड नहीं अपनाना है बल्कि अलग अलग शिक्षण सूत्रों को वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये विकल्प आपका गलत है, ठीक। दूसरा देखिए, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें। देखिए दोस्त, बच्चों को अगर अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है दोस्त, तो वहाँ से बच्चा आपका हतोत्साहित फील होगा, ठीक है, उसके अंदर कुंठा पैदा हो जाएगा, तो बच्चे का अधिगम जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, ठीक है। और अलग करना दोस्त, अलग करना शब्द ही अपने आप में पर्याप्त होता है विकल्प को गलत ठहराने के लिए, ठीक है। अलगाव का मतलब है कि बिल्कुल ही आप गलत कर रहे हैं। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। मतलब जो सेग्रीगेशन है, जो अलगाव है, वो हमारी प्रकृति के नियम के खिलाफ होता है, ठीक है। हमें अलगाव कहीं भी नहीं करना चाहिए। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। देखिए दोस्त, ये बात बिल्कुल सही है कि हम बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके जो दृष्टिकोण है, क्योंकि भाई जब व्यक्तिगत भिन्नता है तो दृष्टिकोण में भी विविधता होगी, ठीक है, तरह तरह के दृष्टिकोण होंगे। दृष्टिकोण से हमारा तात्पर्य है कि बच्चों का नज़रिया वस्तुओं को देखने का, चीज़ों को देखने का। हो सकता है कि कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में अपना विचार कुछ अलग प्रकट करे, कोई बच्चा कुछ अलग प्रकट करे, तो उसको हमें महत्व देना है, ठीक है, कभी उनको नकारना नहीं। तो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, विद्यार्थियों के लिए कठोर। देखिए दोस्त, विद्यार्थी के लिए विद्यालय में कुछ नियम आवश्यक तो होते ही है, लेकिन वो नियम कठोर नहीं। आपके नियम कैसे होने चाहिए, आपके नियम होने चाहिए दोस्त लचीले, ठीक है। कठोरता हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, लचीलापन चाहिए, ठीक है। हमको कठोरता से लचीलेपन की ओर जाना है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ये कह रहा है कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए दोस्त, एनसीएफ से हमारा तात्पर्य है कि ये एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और ये हमारे शिक्षा के बारे में, हमारे देश में शिक्षा कैसा होगा इसका प्रावधान करता है। जिस प्रकार हम अंग्रेजी के ग्रामर में टेंस पढ़ते समय नियम पढ़ते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर चीज़ें आएंगी, ठीक है, उसी प्रकार से जो एनसीएफ है ये भी प्रावधान करता है कि जो हमारा शिक्षा होगा वो कैसा होगा। शिक्षा के बारे में पहले से प्रावधान किया हुआ है। ये आपका कुल 46 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें जो कि कई सारी धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, जिनके माध्यम से हमारे शिक्षा को सुव्यवस्थित किया गया है। तो पूछ रहा है कि एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका। देखिए दोस्त, पहला विकल्प कह रहा है कि सत्तावादी। सत्तावादी का मतलब होता है कि जिसके ही अंडर में सब कुछ हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्त, आपको पता है कि जो हमारी शिक्षा है उस चाइल्ड सेंटर्ड है, शिक्षक केंद्रित ना होकर के विद्यार्थी केंद्रित है। तो ऐसे में हमारा एनसीएफ शिक्षक की भूमिका सत्तावादी कैसे कह सकता है, ठीक। अधिनायकी। अधिनायकी का मतलब होता है दोस्त कि तानाशाही। तानाशाही भी एक तरह से आपका इसी सत्तावादी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अनुमति परक। अनुमति परक का मतलब है दोस्त कि बच्चा हर काम के लिए शिक्षक से अनुमति मांगता है, परमिशन मांगता है। ये बात भी गलत है। बच्चा जो है उसको सक्रिय रखा जाता है स्कूल में, हर काम के लिए अगर वो परमिशन मांगेगा तब तो
उसका जो व्यवहार है वो एक तरह से अनुकूलित हो जाएगा हर चीज़ के लिए अनुमति मांगने के लिए, तो अपने जीवन में कभी स्वतंत्र हो ही नहीं पाएगा। तो ए विकल्प भी आपका गलत है, ठीक है। चौथा देखिए, सुविधादाता। सुविधादाता का मतलब है कि फैसिलिटेटर, मतलब लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, सुविधाजनक कर देगा। बिल्कुल दोस्त, हमारे शिक्षक की यही भूमिका होती है आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कि वो जो लर्निंग है उसको आसान कर दे, सुविधा पूर्ण कर दे, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है, मतलब कि जो विविध प्रकार की सामाजिक से हमारा तात्पर्य है कि भौगोलिक क्षेत्र से जो बच्चे हैं, आर्थिक से तात्पर्य है कि जो गरीब और अमीर बच्चे हैं, और सांस्कृतिक से तात्पर्य है जो अलग अलग कल्चर के हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए। ऐसे पृष्ठभूमि, ऐसे बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, इनसे जो युक्त कक्षा होती है वो कक्षा अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये बात दोस्त देखिए बिल्कुल सही है। देखिए जहाँ भी बात विविधता की आए, ठीक है, मतलब जहाँ कई तरह के बच्चे एक साथ मिल रहे हैं वहाँ हमेशा सकारात्मकता होती है, ठीक है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे में बच्चे का क्या होगा, सामाजिक विकास बहुत बढ़िया होगा ऐसी कक्षाओं में। और जब कई सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, कई पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे अलग, तो वहाँ पे देखिए दोस्त बहुभाषिकता का भी विकास होगा, ठीक है। आपका सीटेट बहुभाषिकता से भी प्रश्न पूछते रहता है, तो बहुभाषिक कक्षा भी एक रूप से हो जाएगी, तो हमें बहुभाषिक कक्षा का भी सम्मान करना है। तो आइए दोस्त देखते हैं क्या है आपका विकल्प। देखिए दोस्त, पहला विकल्प दिया हो कि गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। देखिए दोस्त, यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न नहीं करेगा, यह दोस्तों के लिए सुविधा उत्पन्न कर देगा, ठीक है। इसमें बच्चों का जो सामाजिक विकास है ना, अंतःक्रिया करके, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जब सामाजिक विकास अच्छा होगा तो उसी से आपका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, ठीक है। तो ए विकल्प आपका पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये बात ठीक है दोस्त कि बच्चे जो हैं अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, उसके बाद से अनेक कौशल को अर्जित कर लेते हैं। चलिए, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तीसरा कह रहा है कि सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। देखिए दोस्त, श्रेणीबद्ध हमें कैटेगराइजेशन नहीं करना है, ठीक है। हमें बच्चों का श्रेणीबद्ध, ये नकारात्मक शब्द है, ठीक है। हमें श्रेणीबद्ध बच्चों को कभी नहीं करना है, ठीक। हमें बच्चों को एक साथ सबको रखना है, ठीक है, अलग अलग ग्रुपों में नहीं बांटना है। और अगर बांटना भी है ग्रुपों में तो कैसा, एबिलिटी बेस्ड, योग्यता आधारित ग्रुपिंग नहीं करनी है। हमें ऐसी ग्रुपिंग करनी है जिसमें कई तरह के बच्चे शामिल हो, धीरे सीखने वाला, तेज सीखने वाला, कम जानने वाला, अधिक जानने वाला, उसमें सब तरह के बच्चे शामिल हो, ठीक है। तो ए विकल्प आपका गलत है। चौथा देखिए, गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाए। देखिए दोस्त, जो विविधता वाली क्लास होती है वो कभी गलत नहीं होती, हमेशा अच्छी होती है, सकारात्मक होती है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही बात है दोस्त, अनेक कौशल सीखते हैं अंतःक्रिया करके, ठीक है। तो आपका दूसरा विकल्प सही है। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, जो सुनने में क्या है बाधा का सामना करता है, उस बच्चे के लिए पूछ रहा है श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए दोस्त, आपने अगर अपने सीटेट के सिलेबस को देखा हो एक बार भी, तो वहाँ पे देखिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक दिया हुआ है, जहाँ से हर बार आपकी परीक्षा में 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 5 नंबर आपके फिक्स हैं, कहाँ से, इंक्लूसिव एजुकेशन से आने के लिए। तो ये प्रश्न भी जो है आपका एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन से ही है। यहाँ से देखिए आपको लग रहा है कि इम्पेयर्डनेस से आया है, मतलब अक्षमता से आया हुआ है, असमर्थता से आया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न आपका कहाँ से आया हुआ है, ये प्रश्न आपका है समावेशी शिक्षा से। देखिए पहला विकल्प कह रहा है कि श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए दोस्त, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमें बच्चा कोई भी हो उसे एक्सेप्ट करना है अपने विद्यालय में, ठीक है। बच्चे के लिए विद्यालय है, बच्चा विद्यालय के लिए नहीं है, ठीक है। हमें बच्चे के अनुसार अपने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन करना है, ठीक है। हमें अपने शिक्षण मेथड्स में, शिक्षण सूत्रों में परिवर्तन लाना है, ठीक है। लेकिन हमें किसी भी बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना है, नकारना नहीं है, उसे अपने विद्यालय में दाखिला लेना है, ठीक है। अपने विद्यालय के वातावरण को उस लायक बनाना है कि वो जो बच्चे के लिए सौहार्दपूर्ण हो, ठीक है। देखिए दूसरा विकल्प कह रहा है कि केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
देखिए दोस्त, एक केवल शब्द ही अपने आप में क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ए विकल्प भी आपका गलत है। और क्या रहा है कि केवल अकादमिक शिक्षा से ही लाभ उठा नहीं पाएगा, ये तो कह रहा है कि मतलब उसे अकादमिक शिक्षा उतनी ज़रूरी नहीं है, उसे व्यावसायिक शिक्षा दो। तो ऐसा बात नहीं है दोस्त, उसके लिए क्या ज़रूरी है वो आगे चल के डिसाइड करेगा। और आप अभी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पे कहाँ आ जाएगी, आप खुद सोचिए दोस्त। ये विकल्प आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। देखिए दोस्त, ये बात बिल्कुल सही है। जो आपका स्कूल है, जो आपका नियमित विद्यालय है, आपका बच्चा उसी विद्यालय में ही सीख लेगा। कब? जब उसको उपयुक्त सुविधा, मतलब उसके लिए आप सुविधा उपलब्ध करवाएं और साधन उपलब्ध करवाएं। मतलब ऐसे साधन से तात्पर्य हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री से, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, ठीक है, ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराएं जिससे उसका जो है क्या है, अधिगम है वो सहजपूर्ण हो सब पाए। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है। देखिए चौथा क्या है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। देखिए दोस्त, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इस विकल्प को पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। इस विकल्प को देखिए दोस्त, यहाँ से प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन की बू आ रही है। ठीक है, और हमें प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन से दूर रहना है। ठीक है दोस्त, आइए हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। देखिए दोस्त, जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है, बालक होता है, वो ज्ञान के लिए हमेशा सक्रिय रहेगा, ज्ञान के अर्जन के लिए। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये क्यूरियस होता है। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है। इसको जितना ही दे दो उतना ही समेटता जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे टास्क चाहिए होते, कठिन टास्क चाहिए होते हैं। इसके स्तर के हिसाब से इसको आसान कामों को करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो आसानी से इन कामों को कर लेता है। ठीक है, इनको कठिन काम चाहिए होता है। और इनका जो IQ होता है दोस्त, बुद्धि लब्धि, ये 140 प्लस होता है। और एक चीज़ आप देखेंगे कि सीटेट प्रतिभावान शिक्षार्थी और इंटेलिजेंट विद्यार्थी से भी प्रश्न पूछता है इन दोनों के संबंध को लेके। तो देखिए दोस्त, जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है, जो प्रतिभावान बालक होता है, वो 100% आपका क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभावान हो। ठीक है, ये समझिए कि प्रतिभावान है, ठीक है, जो इंटेलिजेंट होगा वो प्रतिभावान हो सकता है, लेकिन 100% जरूरी नहीं है कि प्रतिभावान होगा। लेकिन प्रतिभावान 100% जरूरी है कि इंटेलिजेंट होगा। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं क्या है विकल्प। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। देखिए, आक्रामक का अर्थ होता है कि आक्रामक व्यवहार करेगा, मतलब उसकी संवेगात्मक स्थिति अच्छी नहीं होगी, जो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़िया नहीं होगा। तो देखिए दोस्त, ये नकारात्मक है। प्रतिभावान बच्चा आक्रामक नहीं होता है, बल्कि शांत होता है, अधिगम के लिए सक्रिय होता है। और कुंठित का मतलब डिप्रेस्ड। देखिए दोस्त, बच्चा प्रतिभावान के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रतिभावान बालक की विशेषता कुंठित होना कैसे हो सकती है, वो डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है, वो तो सक्रिय होता है। ठीक है, और जो भी सक्रिय होता है उसके अंदर कैसे संवेग होते हैं, उसके अंदर हमेशा सकारात्मक संवेग होते हैं। ठीक है, जैसे प्यार सहयोग हमारे क्या है, सकारात्मक संवेग है। तो प्रतिभावान बच्चे में ऐसी विशेषता पाई जाएगी कि उसमें प्यार होगा, सहयोग की भावना होगी, कुंठा और आक्रामकता बिल्कुल नहीं होगी। दोस्त, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिए दोस्त, ये बात प्रतिभावान शिक्षार्थी के लिए बिल्कुल सही है। इस बात को आप खुद पर अप्लाई करके देखिए कि यदि आपको कक्षा 12 के स्तर के गणित का सवाल हल करना आता है और आपसे बार बार कक्षा 2 का सवाल हल करवाया जाता है, तो आप ऐसे में क्या हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। ठीक है, आपकी प्रेरणा भी उस समय कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तुनक मिजाज से हमारा तात्पर्य होता है दोस्त कि शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब है कि शॉर्ट टेम्पर भी आपका क्या है, एक तरह से जो आपका संवेगात्मक विकास है उससे संबंधित होता है, कि जिसमें आपका जो मूड है, ठीक है, जो बालक का मूड होता है वो बहुत जल्दी स्विंग कर जाता है, मतलब एक बात से दूसरे बात पे वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं दोस्त। ठीक है, देखिए चौथा कह रहा है कि वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। रस्मी व्यवहार से तात्पर्य है दोस्त कि उसके शरीर पे उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, वो हाथ को थपथपाए लगे, हाथ को थपथपाएगा, डोलने लगेगा, इधर उधर झूमेगा। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्त, ये प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। ये आपका होता है एक आपका डिसऑर्डर है, ADHD। ठीक है दोस्त,
ये ADHD जो डिसऑर्डर है इसका, ये जो मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसका आपके तंत्रिका तंत्र में कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, जिसके वजह से जो बालक होता है वो अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ADHD विकार के नाते ऐसा होता है। तो ये जो विशेषता है चौथा, ये ADHD का है, ना कि प्रतिभावान का। ठीक है, आइए दोस्त पांचवा प्रश्न की ओर, सॉरी छठवें प्रश्न की ओर चलेंगे। छठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं। मतलब कि एक शिक्षिका है, उनके मतलब जो अधिगम करवा रही हैं, अपने अधिगम को प्रभावशाली बनाना है, तो उनको क्या करना चाहिए। अधिगम में छोटे छोटे उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखिए दोस्त, छोटे छोटे उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देंगी तो बच्चा उन्हीं पुरस्कार पर अनुकूलित हो जाएगा, और जैसे ही पुरस्कार देना बंद किया जाएगा बच्चा भी अधिगम करना बंद कर देगा। आपने पावलोव का अगर सिद्धांत पढ़ा हो, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब तक पावलोव उद्दीपक प्रस्तुत करता है कुत्ते के सामने, ठीक है, तब तक कुत्ता अनुक्रिया करता है। जब उद्दीपक प्रस्तुत करना बंद कर देता है, उद्दीपक से तात्पर्य है पुरस्कार से, जब उद्दीपक प्रस्तुत करना बंद कर देता है तो कुत्ता भी क्या है, अनुक्रिया करना बंद कर देता है। ऐसे ही अगर बालक को बार बार पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, तो भी जब तक पुरस्कार पाएगा तब तक अनुक्रिया करेगा। पुरस्कार बंद करेंगे, उद्दीपक बंद करेंगे, अनुक्रिया बंद कर देगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रिल है ना, ये रटने से भी ज़्यादा नकारात्मक शब्द होता है। ड्रिल का मतलब ज़बरदस्ती किसी तथ्य को मस्तिष्क में ठूस देना। तो हमें कभी भी बच्चे के मस्तिष्क में कुछ ज़बरदस्ती नहीं ठूसना है। ठीक है, उसको एक्टिविटी करा के, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, एक्टिविटी करा के या ऐसे वातावरण में ले जाके जहाँ से वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, ऐसे उसका अधिगम करवाना है। ठीक है, ड्रिल नहीं करना है। ठीक है, नकारात्मक शब्द है। तीसरा कह रहा है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। देखिए दोस्त, प्रतियोगिता, कंपटीशन, ये हमें नहीं, इसका प्रोत्साहन नहीं करना। हमें प्रोत्साहन किसका करना है, हमें प्रोत्साहन करना है दोस्त, देखिए पारस्परिक 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 अधिगम का। ठीक है दोस्त, हमें किसका प्रोत्साहन करना है, पारस्परिक अधिगम का। और ये कौन कहता है, ये कहते हैं हमारे वाइगॉत्स्की। ठीक है, पारस्परिक अधिगम। प्रतियोगिता की जगह हमें क्या लाना है, पारस्परिक अधिगम लाना है, कि जिससे बच्चा एक दूसरे का सहयोग करके सीख पाए। ठीक है, हमें प्रतियोगिता की जगह क्या लाना है, पारस्परिक अधिगम को प्रोत्साहन देना है। तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। देखिए चौथा कह रहा है कि विषय वस्तु को जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए दोस्त, जो बच्चा अपने घर से सीख के आया है, जो उसने जीवन में सीखा है अपने, ठीक है, जो विद्यालय आने से पहले सीखा है, आप उसको आधार बनाकर उसका आगे की विषय वस्तु का अधिगम करवाएंगे। ठीक है, मतलब जो पहले का उसका पूर्व ज्ञान है उसको आधार बनाएंगे, और जो विषय वस्तु है उसको उस ज्ञान से जोड़ करके उसका अधिगम करवाएंगे। ये बात आपका बिल्कुल सही है। और ये बात आपका कौन कहता है, ये बात कहता है आपका NCF 2005। ठीक है दोस्त, आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सातवां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, सॉरी, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, बच्चों के बारे में सही पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। देखिए दोस्त, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्राप्त करता और सक्रिय अर्थ निर्माता होते हैं। ठीक है, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। बिल्कुल दोस्त, बच्चे क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही। और ये बात कौन कहता है, ये बात कहते हैं कौन, पियाजे। ठीक है, पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं आपके वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। सीटेट ने सीधे प्रश्न पूछ लिया है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा कौन देता है, तो जीन पियाजे देते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए चौथा डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अन्वेषक का मतलब होता है कि छानबीन करके पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्त, कि बच्चे जो हैं अन्वेषक हैं पर्यावरण के, वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, छानबीन करते हैं और तथ्यों को सीखते हैं। तो आपका बी सही है, सी सही है, डी सही है, BCD आपका दूसरा सही हो जाएगा। आइए दोस्त आठवें प्रश्न की ओर चलेंगे। आठवां प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न आपका कह रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है।
संप्रत्यात्मक विकास से हमारा तात्पर्य है दोस्त कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का हम अर्थ समझ सकते हैं कि जैसे जो छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको प्रोत्साहन देना है उनके विकास के लिए। तो सबसे प्रभावशाली क्या होगा, देखिए पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना, किसी संदर्भ के बिना मतलब कि बिना किसी संबंध के नए प्रत्ययों को समझ जाना चाहिए। ऐसा दोस्त नहीं होता है। हम जब भी किसी नए प्रत्यय को समझते हैं, किसी नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है पुराना प्रत्यय, पुराना कॉन्सेप्ट हमारी क्या करता है, सहायता करता है। जैसे पियाजे के सिद्धांत में आप देखेंगे कि बच्चा पहले कौवे कौवे के बारे में जानता है, ठीक है, वो कौवे को देखता है तो समझ जाता है कि एक चिड़िया है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो हेलीकॉप्टर को भी चिड़िया कह देता है। लेकिन बाद में वो समझ पाता है कि हेलीकॉप्टर और चिड़िया में क्या अंतर होता है, ठीक है। एक किसके माध्यम से सीखता है, एसिमिलेशन। उसका मतलब जो उसकी सोच है उसमें क्या आता है, एसिमिलेट करता है, ठीक है, समायोजन करता है अपने विचारों में। तो ऐसे ही हमारे जो पुराने प्रत्यय होते हैं वो नए प्रत्यय को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। किस माध्यम से, समायोजन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका पहला विकल्प गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए दोस्त, हमें याद करने के लिए कभी कहना ही नहीं। और देखिए कह क्या रहा है कि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए दोस्त, कभी याद करके हमारे गलत विचार या किसी के गलत विचार सही विचार में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। हमारे विचार अगर गलत हैं तो सही कैसे बदलेंगे, कि जब हम उन गलत विचारों पर चिंतन करेंगे, ठीक है, विचार विमर्श करेंगे, ठीक, सोचेंगे कि इसमें क्या गलतियां हैं, ठीक है, उनको हम दूर करेंगे, तब हमारे गलत विचारों का परिमार्जन सही विचारों में होगा। न कि गलत विचारों को याद करने लेने से, ठीक है, कि सही विचारों के हम नियम याद कर लिए। जिस प्रकार दोस्त गीता और कुरान पढ़ करके, ठीक है, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन जाता है जब तक तो उनकी बातों पर वो विचार नहीं करता, उसी प्रकार से याद कर लेने से मात्र तथ्यों को आपके विचार जो हैं उस सही विचारों में नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। तो ए विकल्प भी आपका गलत है, ठीक। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्त, जहाँ विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जा रहा है उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, ठीक है, उसके संबंध में जो कुछ भी वो पहले से जानता है। जैसे एक उदाहरण दिया, हो सकता है वो ना जानता हो, दो उदाहरण दिया, तीन उदाहरण दिया, चार उदाहरण, ऐसे जब कई उदाहरण दिए तो कहेगा अरे अरे सर बस करिए मैं समझ गया, ठीक है। तो ऐसे हमें बहुत से उदाहरण दे रहा है, उनके तर्क शक्ति, मतलब जो उनका तर्क शक्ति है, हालांकि प्राइमरी विद्यालय में बच्चों में उतनी तर्क शक्ति विकसित नहीं होती है दोस्त, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। आइए चौथा देखते हैं, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन हो जाए तब तक दंड। देखिए दोस्त, दंड हमें कभी भी नहीं देना है, ठीक है। जो हमारा आरटी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वो प्रावधान करता है कि हमें विद्यार्थी को कभी भी दंड नहीं देना है, ठीक है। दंड की बात, पुरस्कार की बात, ये सब व्यवहारवादियों की गाथाएं हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता संरचनावाद में, ठीक है। आइए 9वें प्रश्न की ओर देखिए। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां। देखिए दोस्त, प्राथमिक विद्यालय हो या कोई विद्यालय हो, बच्चे वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से वहीं सीखेंगे जहां वातावरण मीनिंगफुल होगा, सौहार्दपूर्ण होगा, बच्चों को सक्रिय रखा जाएगा, बच्चों का उत्पीड़न नहीं होगा, ठीक है, बच्चों की प्रशंसा की जाएगी, बच्चों के जो पुराने अनुभव हैं उनको महत्व दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे वातावरण में बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा, ठीक है। आइए विकल्प देखते हैं। देखिए दोस्त, पहला कह रहा है कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, है नहीं होगा होगा, और वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्त। जहां शिक्षक एकाधिकार, जहां शिक्षक कह रहा है कि दोस्त एकाधिकारवादी है, एकाधिकारवादी मतलब होता है कि संपूर्ण नियंत्रक शिक्षा का ही है, बस उसी का ही अधिकार है, और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ये दोस्त बालक
ए ऑप्शन देखिए दोस्त गलत है, ठीक है। हमेशा हमको बालक को केंद्र में रख के देखना है, ठीक है। शिक्षक क्या है, पाठचर्या क्या है, ठीक है, विषय वस्तु क्या है, टाइम टेबल क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ये सब हमको नहीं चाहिए। हमको हमेशा हमारे विद्यार्थी का भला हो, ठीक है, ये देखना। और यहाँ क्या कह रहा है कि शिक्षक का एकाधिकारवादी, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। शिक्षक की मनमानी नहीं चलेगी, ठीक। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ज्ञान का केंद्र होता है और बोल नहीं फ्रेंड्स, बल दिया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्त, गलत उत्तर को पहचानना सीखिए। यहाँ क्या कह रहा है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही, देखिए पर ही, केवल, ये सब आपको एक ओर ले जाते हैं। देखिए एक ओर कैसे ले जाते हैं, यहाँ देखिए मूल रूप से पढ़ने लिखने, ये देखिए भाषा के कौशलों को लिया हुआ है, पढ़ने और लिखने। और भाषा के कौशल क्या पढ़ने और लिखने होते हैं? पढ़ना लिखना बोलना और सुनना ही होता है। ये आपका बोलना और सुनना को नकार दिया। और यहाँ क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही। देखिए दोस्त, गणित की बस संज्ञानात्मक कुशलता नहीं होती है, आपकी सामाजिक कुशलता भी होती है। आप दुकान में जाते हैं, सामान को खरीद पाते हैं, आपकी सामाजिक कुशलता है, ठीक है। तो बस संज्ञानात्मक कुशलता ही नहीं है गणित की, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। जो भी आपको एक दिशा में लेके जाए, अन्य चीजों को नकारे, वो विकल्प आपका गलत होगा। चौथा देखिए, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से, देखिए ये तो उल्टा कर दिया भाई, कि विद्यार्थी आपका अधिगम में आगे होना चाहिए और निष्क्रिय विद्यार्थी कभी नहीं होना चाहिए दोस्त। विद्यार्थी जब सक्रिय होगा तभी विकल्प सही होगा, ठीक। तो ये भी विकल्प सही है, आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखा और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? देखिए दोस्त, बच्चा है, वो अपने बालकनी में या खिड़की के पास खड़ा है और वो एक कौवे को देखता है और वो पहचान लेता है कि एक पक्षी है, ये नहीं कहता कि एक जानवर है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है, ये देखते हैं। कह रहा है कि बच्चे की स्मृति पहले से भंडार होती है, कि मतलब जो बच्चे की स्मृतियाँ होती हैं, कि जो बच्चे की मेमोरी होती है वो पहले से ही भरी हुई होती है। तो दोस्त ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे की स्मृति होती है वो कैसी होती है, वो खाली स्लेट, कोरे स्लेट के समान होती है। और ये बात आपका कौन कहता है? ये बात कहते हैं जॉन लॉक महोदय, ठीक है। तो बच्चे की स्मृति जो है वो पहले से ही भंडारित नहीं होती है। बच्चा क्या है, बच्चा ब्लैंक मेमोरी लेके आता है, उस पर अपने अनुभवों को वो लिखता है, ठीक है। उसकी स्मृति पहले से भंडारित नहीं होती। दूसरा कह रहा है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल दोस्त, पक्षी का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे में डेवलप हो चुका है, तभी तो बच्चा पहचान पाया कौवे को कि कौवा पक्षी है। देखिए तीसरा प्रश्न तीसरा विकल्प देखिए, सी वाला, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। बिल्कुल दोस्त, अगर कुछ उपकरणों का विकास नहीं कर पाया होता तो वो कैसे बताता कि यह एक पक्षी है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। देखिए बी और सी आपका एक में दिया हुआ है। सॉरी दोस्त, एक नहीं, यहाँ पे होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, दोनों एक लिख दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न आपका कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखिए दोस्त, प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, भीतरी और बाहरी, आंतरिक और बाहरी। जो दोस्त भीतरी प्रेरणा होती है ये आपके अधिगम के लिए बहुत ही, आपके अधिगम के लिए अथवा बालक के अधिगम के लिए बहुत ही सकारात्मक होती है, ठीक है। जब तक कोई बालक भीतरी रूप से प्रेरित नहीं होगा तब तक वह अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सकारात्मक रूप से अधिगम नहीं कर पाएगा अगर वह भीतरी रूप से प्रेरित नहीं है। तो भीतरी प्रेरणा हमारे लिए या किसी भी व्यक्ति अथवा बालक के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, जब भी भीतरी प्रेरणा होगा, ठीक है, तो कारण भीतर होगा, ठीक है। कारण वातावरण में नहीं होगा, कारण स्वयं में होगा, वो स्वयं के लिए करेगा। लेकिन जब बाहरी प्रेरणा की बात होगी तो कारण कोई वातावरणीय कारक होगा, बाहर होगा, कोई दंड की बात होगी, कोई पुरस्कार की बात होगी, ठीक है। टीचर को अपने आप को टीचर के नज़रों में अच्छा दिखाने की बात होगी, ठीक है। टीचर को इम्प्रेस करने की बात होगी, अपने साथी सहपाठियों को इम्प्रेस करने की बात होगी। ये सब बाहरी प्रेरणा में होगा, ठीक है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा में व्यक्ति स्वयं के मजा के लिए, बालक स्वयं के मजा के लिए करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है विकल्प दिया है कि चलो इसे उससे करने से पहले समाप्त कर लो।
देखिए दोस्त, इस कथन से भी क्या है, प्रतिस्पर्धा की बू आ रही है, कंपटीशन की बू आ रही है। यहाँ एक तरह से जो शिक्षिका हैं वो क्या कर रही हैं, प्रतिस्पर्धा को प्रमोट कर रही हैं। तो हमें प्रतिस्पर्धा नहीं लाना है, बल्कि क्या लाना है, पारस्परिक अधिगम का विकास करना है, कोऑपरेशन लर्निंग लाना है। ठीक है, वाइगॉत्स्की कहते हैं प्रतिस्पर्धा हमें नहीं लानी है। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। देखिए दोस्त, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते हो, यहाँ इस कथन में जो आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको नकारा जा रहा है। ठीक है, हम सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकते हैं। कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, कोई बैडमिंटन अच्छा खेलता है, कोई गणित में अच्छा खेलता है, कोई अंग्रेजी में अच्छा होता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि एक समान दो लोगों को बना देना, नहीं दोस्त, हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना है। ठीक है, तो ए भी विकल्प आपका गलत है। तीसरा देखिए, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टाफी। देखिए दोस्त, टाफी फिर वही उद्दीपक वाली बात आई, अनुक्रिया वाली बात आई। ये व्यवहारवादियों का काम है, ये हमारे संरचनावाद का काम नहीं है। ठीक है, और टाफी क्या है, आपका एक वातावरणीय कारक हो जाएगा। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख सकते हो बिल्कुल। जब कोई ये कहता है कि यस यस यू कैन डू इट, कम ऑन, तो इससे क्या होता है, हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कि कोई कहे कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो, इस बार तुम पक्का कर लोगे, जाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है। हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। आइए हम 12वें प्रश्न की ओर आते हैं। 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्तेजित करना होगा। मतलब जो शिक्षक हैं वो अपने शिक्षण जो शिक्षण प्रक्रिया उसको प्रभावशाली करना चाहते हैं और विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। देखिए दोस्त, रटकर याद करना, ठीक, ये तो यही बात आपकी फंस गई। ठीक, रटकर याद करना नहीं, और प्रत्यास्मरण का होता है कि ऐसा स्मरण करना कि वैसे के वैसे, टू द पॉइंट। ठीक है, कॉमा भी नहीं हटना चाहिए भाई, कॉमा जहां लगाना है बच्चा वहीं कॉमा लगाएगा, उसको इतना रटने विद्या में माहिर कर दो। तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है। ठीक, तीसरा देखिए, दंडात्मक उपाय का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करे। देखिए दोस्त, हमें दंडात्मक उपाय का प्रावधान नहीं करना है, ना ही प्रयोग करना है। हमें ऐसा ऐसे उपाय का प्रयोग करना है, हमें सौहार्द प्रेम करना है बच्चे से। ठीक है, आप अपने ऊपर लेकर के देखिए कि आपको ऊपर कोई दंड दे, ठीक है, तो आप उसका कब तक सम्मान करेंगे। हाँ, आपको कोई दंड दे रहा है लगातार, आप कब तक सम्मान करेंगे। अरे 2 दिन सहेंगे, 3 दिन सहेंगे, तीसरे दिन आप उसका डंडा पकड़ लेंगे, जवाब दे देंगे। तो हमें दंडात्मक उपाय नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रेम करना है। ठीक है, हमें प्रेम से बच्चे के साथ रहना है। तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, बच्चा भी आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि सकारात्मक अभिवृत्ति सकारात्मक अभिवृत्ति को जन्म देती है, नकारात्मक अभिवृत्ति नकारात्मक अभिवृत्ति को जन्म देती है। ठीक है दोस्त, तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। चौथा देखिए, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में अच्छे अंक। देखिए दोस्त, हमारे शिक्षण का उद्देश्य कभी भी अंक प्राप्त करना, परीक्षा पास करना होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम बस बना दिया गया है, लेकिन हमारा जो परीक्षा है ना, अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दोस्त बात करें कि सबसे नकारात्मक पहलू क्या है, सबसे नकारात्मक चीज़ क्या है आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो दोस्त वो परीक्षा है। ठीक है, परीक्षा अभी तक सही रूप से बन ही नहीं पाई है, चाहे वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो, इवेल्युएशन हो, आपका पोर्टफोलियो, कुछ भी हो, आज तक हम सही रूप से बालक का एक दोस्त क्या है, परीक्षण कर ही नहीं पाए हैं। ठीक है, तो परीक्षा एक नकारात्मक चीज होती है। ठीक, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, और देखिए दोस्त, यहाँ बालक जिज्ञासु है, ठीक है, क्यूरियस है, और सीखने के लिए सीखना पसंद करे। मतलब वो इसलिए सीख रहा है क्योंकि उसको सीखने में मजा आ रहा है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, वो सीख रहा है क्योंकि उसको सीखने में मजा आ रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है दोस्त, कि आप मेरे वीडियो पे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्यों, आपको मेरा वीडियो देखना पसंद है, मेरा समझाने का तरीका पसंद है, बस इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है। तो यही बात है दोस्त कि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक, आइए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 13वां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि यहाँ देखिए दोस्त, नंबरिंग छूट गया,
13वां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रभावशाली विद्यालय मतलब जहां आपका अधिगम प्रभावशाली रूप में होता हो, बच्चों की सहभागिता होती हो, बच्चे सक्रिय रहते हो, विद्यालय बच्चों के कार्यों में, विद्यालय बच्चों के गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करता हो, जो अध्यापक है बच्चों को सक्रिय रखता हो, बच्चों की भावनाओं का सम्मान करता हो, बच्चों के पृष्ठभूमियों का सम्मान करता हो, बच्चे की भाषाओं का सम्मान करता हो, बस इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, निरंतर तुलनात्मक अध्ययन, मैंने कहा है दोस्त कि तुलना नहीं करना है, ठीक है, हमें बच्चों में तुलना नहीं करना है। तुलना करना है तो बच्चे से तुलना करना है, ठीक है। वो पिछली कक्षा में कैसा था, अब कक्षा में कैसा है, वो 1 महीना पहले कैसे था, अब कैसे, लेकिन हमें 2 बच्चों में तुलना नहीं करना है, ठीक है दोस्त, ये गलत है। शारीरिक दंड बिल्कुल भी नहीं। आरटी आपका, तुरंत आरटी को ध्यान में रख लीजिए कि आरटी 2009 प्रोहिबिट करता है, आपको सजा भी हो सकती है दंड देने पर। तीसरा विकल्प आपका कह रहा है कि दोस्त वैयक्तिक सापेक्ष अधिगम, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि प्रतियोगात्मक कक्षा। देखिए दोस्त, फिर वहाँ पे वही आ गया कि तुलनात्मक प्रतियोगात्मक, मतलब आप कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। बचता क्या है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। बिल्कुल दोस्त, ये सही होगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम मतलब ऐसा अधिगम जो बालक के सापेक्ष हो, मतलब बालक के लिए हो, बालक के स्तर का हो, ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्त सापेक्ष, ठीक है। तो हमें ऐसा अधिगम करवाना है, ऐसे विषय वस्तु को चूज करना है कि जो उस बच्चे के स्तर का हो, ठीक है। तो आपके यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए दोस्त 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न देखिए क्या हुआ है। देखिए दोस्त, कह रहा है कि विकास का श्रेय पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए दोस्त, ये जो आपका विकास का दिशा का सिद्धांत होता है, डायरेक्शनल डेवलपमेंट होता है विकास का, ये 2 प्रकार का होता है। ये एक होता है आपका, देखते हैं दोस्त, एक होता है आपका दोस्त, देखिए सैफ्लो, CADUAL, ठीक है, सैफ्लो कैडुअल। और दूसरा होता है दोस्त प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। एक होता है सेफ्लो कैडुअल, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफ्लो कैडुअल को कहते हैं दोस्त कि सिरह पदाभिमुख सिद्धांत, ठीक है, सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, ठीक है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल को कहते हैं दोस्त कि ये होता है कि आपका समीप से इसका दोस्त देखिए, जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है और सेफ्लो कैडुअल है, इसको हिंदी में कई नामों से जानते हैं, ठीक है। इसको सिरह पदाभिमुख भी कहते हैं, इसका आपका मस्तकोधमुखी सिद्धांत भी नाम हो जाता है, ऐसे प्रॉक्सिमो डिस्टल के भी कई नाम हो जाते हैं। दोस्त, आपको यहाँ इसको अंग्रेजी में ही समझेंगे तो बढ़िया होगा, नहीं तो हिंदी में क्या है, कभी सिरा पदाभिमुख यूज करेगा, कभी आपका मस्तकोधमुखी यूज कर लेगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए दोस्त, जो सेफ्लो कैडुअल डेवलपमेंट होता है, ये आपका होता है, सेफ्लो का मतलब होता है दोस्त सर, ठीक है। तो सेफ्लो याद रखिए आप, सर से पैर की ओर, ठीक है, हेड टू टो, ठीक है। कैडुअल का मतलब होता है दोस्त टो, ठीक है, सर से पैर के अंगूठे की ओर होता है आपका कौन सा, मतलब ये आपका ऐसे होगा, ठीक है, इस दिशा में होगा, ऊपर से नीचे की ओर, सर से पैर की ओर, ठीक है, सेफ्लो कैडुअल हो गया। और आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है दोस्त केंद्र से परिधि की ओर, मतलब ऐसे, ये इधर से केंद्र है जो केंद्र से परिधि की ओर जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है दोस्त केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर आप हिंदी में देखेंगे, सॉरी इंग्लिश में देखेंगे तो उसको कहेंगे सेंटर टू पेरीफेरी, लेकिन आपको दोस्त याद अंग्रेजी में ही रखना है, ठीक है। सेफ्लो कैडुअल मतलब सेफ्लो कैडुअल, प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको आप हिंदी में मत समझिए, ठीक, इसको इंग्लिश में ही समझिए, बस इनके अंदर जो भाव निहित है उनको आप अपने भाषा में समझिए, ठीक है। सेफ्लो कैडुअल सर से टो होगा, हेड टू टो होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरीफेरी होगा, ठीक। आइए देखते हैं विकल्प पूछा है, सिरे पदाभिमुख मतलब सेफ्लो कैडुअल सामान्य से विशिष्ट की ओर, नहीं दोस्त, इस सेफ्लो कैडुअल का बात नहीं है। भिन्न से एकीकृत की ओर, ये भी दोस्त नहीं है, हमको सर से कहाँ जाना है, पैर की ओर। देखिए दोस्त, आपका मिल गया सर से पैर। और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है दोस्त। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन आपका
दिया हुआ है कि हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, देखिए दोस्त, हावर्ड गार्डनर है, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का चर्चा किया है। ठीक है दोस्त, कई किताबों में और कई शिक्षक हमारे यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने 16 प्रकार की बुद्धियों को बताया है, लेकिन ये 16 प्रकार गलत है दोस्त, 8 प्रकार की बताया है, जो कि एनसीईआरटी में आपकी ये 8 प्रकार की बुद्धियाँ निहित हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं कि हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है। पहला कह रहा है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। दोस्त, अगर प्रत्येक विषय को प्रत्येक पाठ को हम 8 तरीके से पढ़ाएंगे तो हमको कम से कम एक क्लास को 8 साल में पूरा भी करना होगा, क्योंकि जिस विषय वस्तु को, आप खुद सोचिए, विचार करिए कि जिस विषय वस्तु को हमको 1 साल में पूरा करना होता है बच्चे को पढ़ा के, जो सिलेबस है, उसको अगर हम 8 बार पढ़ाएंगे तो हमें 8 साल लगेगा कि नहीं। तो बताइए ये विकल्प आपका कैसे सही होगा। एक कारण मिल गया आपका। ठीक दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जाता है। देखिए दोस्त, मैंने कहा है कि केवल शब्द आपका नकारात्मक होता है, और जो बुद्धि है दोस्त, ये केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित नहीं किया सकती। वास्तविकता तो ये है दोस्त कि जो बुद्धि है इसे निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, बुद्धि को सटीक रूप से निर्धारित कर देना दोस्त, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, वो आपका आईक्यू टेस्ट हो और भी आपका बीने परीक्षण हो, टर्मन परीक्षण हो, कोई भी परीक्षण हो, लेकिन दोस्त आप बुद्धि को एकदम से 100% निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कि निर्धारित ही नहीं, हाँ कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। और देखिए दोस्त, आप कीवर्ड समझिए, मैं क्वेश्चन जहाँ भी सॉल्व करता हूँ तो देखिए केवल ही, ऐसे जो मैं कीवर्ड को गोला कर देता हूँ, मतलब सर्कल बना देता हूँ, उनको आप ध्यान दिया करिए। ये सब आपके ऐसे वर्ड हैं जो परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करते समय आपके समय बचाएंगे और आपको क्या है, क्लियरनेस प्रदान करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपका बुद्धि ऐसा नहीं है कि जो क्या कहते हैं, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जब बुद्धि लब्धि की बात गार्डनर साहब किए ही नहीं तो ये बात कहाँ से करेंगे, ये भी आपका एक कारण हो जाता है। आइए तीसरे विकल्प की ओर हम जाएंगे। तीसरा विकल्प कह रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक है दोस्त, अच्छी बात है। चौथा कह रहा है कि क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलती। देखिए दोस्त, क्षमता मतलब जो हमारी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको कह रहा है कि भाग्य है, लक है। देखिए दोस्त, ये जो भाग्य चीज है, लक, ठीक है, ये आपका साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्त भाग्य का अध्ययन नहीं होता है। भाग्य का अध्ययन दोस्त आपका किसके अंदर होता है, फिलॉसफी के अंदर होगा, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भाग्य का अध्ययन होता है। तो भाग्य का संबंध हमारे मनोविज्ञान से है ही नहीं। ठीक, पहला कारण सुन लिए। और क्या कह रहा है कि क्षमता भाग्य है। दोस्त, क्षमता अगर दर्शन भी देखेंगे, दर्शन शास्त्र के अनुसार भी यहाँ चलेंगे तो आपकी क्षमता भाग्य नहीं होती है। आपका भाग्य जो है दोस्त, वो आपके कर्मों से ही निर्मित होता है, और आपके कर्म को, काम करने की शक्ति कौन प्रदान करता है, जो आपकी क्षमता होती है। तो क्षमता के परिणाम स्वरूप आप किसी क्रिया को परिणाम देते हैं, और क्रिया के परिणाम स्वरूप, कर्म के परिणाम स्वरूप आपके भाग्य का निर्माण होता है। तो ये विकल्प दोस्त ना ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सत्य है, ना ही दोस्त आपके ये क्या कहते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण से सत्य है। ठीक है दोस्त, ये दोनों ही दृष्टिकोणों से गलत है। ठीक है, बचता है तीसरा। तो तीसरा विकल्प आपका सही कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए। वैकल्पिक विधियों से मतलब है कि दोस्त जरूरत पड़ने पर विधियों में परिवर्तन करें। ठीक है, क्या करें, अल्ट्रेशन। वैकल्पिक का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव, अल्ट्रेशन करें, अल्टरनेट करें। ठीक है, अपनी विधियों को बदलते रहें। तो यही बात आपका, इसी बात का समर्थन कौन करते हैं, हावर्ड गार्डनर साहब। ठीक है, तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। आइए देखते हैं। तो दोस्त, आपका सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आप टेलीग्राम चैनल से, यहाँ लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, सीटेट मंत्रा, आप इससे जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको डेली के सेशन के
PDF आंसर सहित उपलब्ध कराए जाते हैं। और आप मेरा ईमेल नीचे दिया, इसके माध्यम से आप अपने सुझाव को मुझ तक भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्त, यहाँ तक सेशन देखने के लिए। इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो सीटेट की तैयारी करें, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या मेरा शिक्षण प्रभावी है, मेरा समझाने का तरीका, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया है, अथवा मुझे और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। दोस्त, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।